जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के अंतर्गत। साथियों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उनकी नियुक्ति की क्या प्रोसेस होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है संविधान की यात्रा करके उसमें जाइए और आप देखिए। संविधान के विभिन्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका एक प्लेलिस्ट बना है संविधान की यात्रा करके, जहां आप जाइए और देखिए और प्रत्येक टॉपिक का नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सेशन या फिर इस सीरीज का लाभ मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, पिछली जो क्लासेस हुई है उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 128 तक देख लिया है। अनुच्छेद 128 तक देख लिया है। अनुच्छेद 128 क्या बोलता है, अनुच्छेद 128 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 100 और 128 दो जो हमने अनुच्छेद बताए हैं, दो आर्टिकल्स बताए हैं, उसमें एक सिमिलर जैसा है। जब सुप्रीम कोर्ट की गर्भपूर्ति नहीं होती है तो इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं। दूसरा क्या बताया, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से कौन करते हैं, जो सीजेआई, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। यानी कि किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का करते हैं, रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये दोनों अनुच्छेदों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया है और उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक न एक प्रश्न आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए ध्यान से सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप लोगों को एक समझ के साथ साथ बेहतरीन नोट्स भी आप लोगों के पास रहे। अब देखते हैं अगला हमारा अनुच्छेद है। पहले तो लिखिए सुप्रीम कोर्ट की हेडिंग डाल लीजिए, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। उसमें मैं पहला आर्टिकल आप लोगों को बता रहा हूं, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 या फिर आर्टिकल 129 किस बात का उल्लेख करता है, पहले इसको समझते हैं ताकि आप लोगों में कोई डाउट न रहे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। देखिए आर्टिकल 129 क्या बोलता है, आर्टिकल 129 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये अभिलेख न्यायालय लिखा हुआ है, ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मैं अभिलेख न्यायालय बोल रहा हूँ, ये अभिलेख न्यायालय होता क्या चीज है। अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं जिसका स्वरूप, जिस न्यायपालिका स्वरूप एकीकृत न्यायपालिका हो उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय। मतलब एकीकृत न्यायपालिका का स्वरूप क्या होता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या स्वरूप, किस प्रकार से, एकीकृत, न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत होने के कारण, एकीकृत होने के कारण, न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत होने के कारण ये क्या है, एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय है। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, जिस प्रकार की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत हो उस प्रकार की न्यायपालिका को क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। और आर्टिकल 129 इस बात का जिक्र करता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय है। क्लियर हुआ, अभिलेख न्यायालय। देखिए अब मैं कहा, यहां पर एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिला कि एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत
अब एकीकृत क्या होता है इसको समझना चाहिए हमको। सबसे पहले हम समझे कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि जिस न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत होता है उस प्रकार की न्यायपालिका को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। क्लियर है। अगला चीज देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकीकृत होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वो एकीकृत होता क्या है, तभी ना हमारा जो क्या है टॉपिक क्लियर होगा, है कि नहीं। एकीकृत क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले एकीकृत का मतलब है कि जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करती है तो उस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा मैंने, जैसे आप देखते हैं कि भारत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट फिर कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में कौन काम करती है, हाई कोर्ट काम करती है, और हाई कोर्ट के नियंत्रण में कौन काम करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है। अर्थात ऊपरी न्यायालय के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय यदि कार्य करता है तो उस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकीकृत न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को। देखिए मैं क्या कहा, एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऊपरी न्यायालय के नियंत्रण में, क्या लिख सकते हो, ऊपरी न्यायालय के नियंत्रण में कोई अधीनस्थ न्यायालय कार्य करता है। क्या कहा, कोई अधीनस्थ न्यायालय, ऊपरी न्यायालय के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय कार्य करता है, उस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है, उस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एकीकृत न्याय व्यवस्था कहा जाता है। और जिस न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत हो उस प्रकार की न्यायपालिका को कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को एकीकृत न्यायपालिका और अभिलेख न्यायालय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था एकीकृत न्यायपालिका। आगे देखिए, आगे और लिखा हुआ है, आगे एक अनुच्छेद है। ये तो कहा एकीकृत न्याय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 1 to 9 में इस बात का प्रावधान हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। अगला देखो, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 9, आर्टिकल 1 to 9A, आर्टिकल 1 to 9A। क्या चीज का बोल रहा हूं मैं, आर्टिकल 1 to 9A, मतलब आर्टिकल 1 to 9 का ही सब आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 9A। अब आर्टिकल 1 to 9A क्या बोलता है, आर्टिकल 1 to 9 इस बात का उल्लेख करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी प्रकार के निर्णय का क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी निर्णय दिए जाएंगे उन सभी प्रकार के निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 to 9A में देखने को मिलता है। क्या बात बोलता है आर्टिकल 1 to 9A, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड, क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। देखिए क्या बात का वो उल्लेख करता है आर्टिकल 1 to 9A, सुप्रीम कोर्ट जितना भी डिसीजन देगा, जितना भी निर्णय देगा, उन सभी के सभी डिसीजन का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। आर्टिकल 1 to 9 इस बात का उल्लेख करता है। पहली चीज ये बोलता है। दूसरा चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसका निर्णय को मानना अधीनस्थ न्यायालय, सभी अधीनस्थ न्यायालय उनके निर्णय की क्या करेंगे, पालना करेंगे। और सभी अधीनस्थ न्यायालय क्या लिखा हुआ है, सभी अधीनस्थ न्यायालय क्या करेंगे, निर्णय की पालना करेंगे। देखिए आर्टिकल 1 to 9 इस बात का उल्लेख करता है, क्या चीज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी डिसीजन दिए जाएंगे उन सभी डिसीजंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोलता है, जितना भी निर्णय देंगे उन सभी निर्णय की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय क्या करेंगे, उनकी पालना करेंगे। ये तो था आर्टिकल 1 to 9A। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 9B, आर्टिकल 1 to 9B उनका सब आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 9A का।
आर्टिकल 129 ए को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अगला देखते हैं आर्टिकल 129 बी किस बात का प्रावधान करता है। देखिए इसमें तो बोला है कि सभी अधीनस्थ न्यायालय उनके निर्णय की क्या करेंगे, पालना करेंगे। आर्टिकल 129 बी ये बोलता है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर ऊपरी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन की क्या कर नहीं करता, उनके डिसीजन को नहीं मानता या फिर उनके निर्णय को, उनके दिए गए निर्णय को नहीं मानता, तो न्यायिक अवमानना मानते हुए उनको दंडित किया जाएगा। किसको, अधीनस्थ न्यायालय को। यदि कोई, देखो आर्टिकल 129 बी क्या बोलता है, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की क्या नहीं करता, नहीं मानता है, तो न्यायिक अवमानना कहते हुए उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लिखिए आर्टिकल 129 बी, आर्टिकल 129 बी लिख लीजिए। आर्टिकल 129 बी, आर्टिकल 129 बी के बारे में लिख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको इस प्रकार के सेशन का क्या मिले, लाभ मिल सके। अगला क्या बोला मैं, आर्टिकल 129 बी, आर्टिकल 129 बी। पहली बात तो आर्टिकल 129 के बारे में देखें। दूसरा चीज हम लोगों ने आर्टिकल 129 ए के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आर्टिकल 129 बी, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय के निर्णय को, ऊपरी न्यायालय द्वारा, ऊपरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं मानता है, क्या करता है, नहीं मानता है, तो न्यायिक अवमानना बताते हुए, अवमानना बताते हुए दंडित किया जाएगा। देखिए बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल 129 इस बात का उल्लेख करता है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऊपरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की क्या करता, अवमानना करता है या फिर उनके डिसीजंस को नहीं मानता है, तो उस स्थिति में न्यायिक अवमानना बताते हुए क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 129 बी के अंतर्गत। क्लियर है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 130 यानी कि 130, अनुच्छेद नंबर 130। अगला लिखिए, अगला आर्टिकल आप लोगों के सामने है अनुच्छेद 130। क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 130, आर्टिकल 130। अब आर्टिकल 130 किस बात का उल्लेख करता है, सबसे पहले तो क्या करता है, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस बात का उल्लेख करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान आर्टिकल नंबर 130 में देखने को मिलता है। अब प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में होगा। पहला लाइन लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय, सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। पहला लाइन लिखा हुआ है सुप्रीम का हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस दिल्ली में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन क्या होगा, सीजीआई से परामर्श लेके, सीजीआई से परामर्श यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेके भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। अगला लाइन लिखिए, अगला लाइन,
अगला लाइन क्या बोला मैंने, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेके क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। पहला तो मैं कहा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय होगा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेके क्या कर सकता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। अगला लिखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ की स्थापना कर सकता है, देखिए खंडपीठ से क्या तात्पर्य, खंडपीठ से तात्पर्य है मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट का ही ब्रांच। क्या बोला मैंने, खंडपीठ से तात्पर्य क्या है, ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के अलावा कहीं पर भी अन्य जगह पर ब्रांच नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। पहला चीज क्या बोला, हेड क्वार्टर कहाँ होगा, हेड ऑफिस कहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली में होगा। दूसरा चीज बोल रहा है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके भारत के अन्य स्थानों पर उनके खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। दूसरा चीज, तीसरा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा चीज आप लोग गौर कीजिए, तीसरा चीज आप लोगों के सामने है। तीसरा चीज क्या चीज है, तीसरा चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठक दिल्ली में होगी। सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठक कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठक कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। पहला चीज क्या बता रहा हूं मैं, पहला चीज तो मैं आप लोगों का बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या तात्पर्य है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय होगा दिल्ली में होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। दूसरा चीज, ये तीसरा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग और नोट करते जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो क्या होगा, अधिकांश बैठक होगी दिल्ली में होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठक कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, ये बोला गया है। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से क्या करके अनुमति लेकर, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर क्या कर सकता है, भारत के किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक कर सकता है। क्या कहा, गौर से लिखते जाइएगा, स्टार लगाकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कर सकता है, सीजेआई क्या कर सकता है, सीजेआई राष्ट्रपति से अनुमति करके, राष्ट्रपति से परमिशन लेके क्या कर सकता है, परमिशन मतलब अनुमति लेके, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर भारत के किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्थान पे बैठक का आयोजन कर सकता है। क्या कर सकता है, बैठक का आयोजन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखो पहला चीज तो बोला सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा, मतलब मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन राष्ट्रपति यदि चाहे। दूसरा लाइन में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले रहा है। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है और ये चौथा लाइन में लिखा रहा हूं, इसको स्टार लगा लीजिए। दूसरे लाइन में क्या होगा, राष्ट्रपति किससे सलाह ले रहा है, सीजेआई से परामर्श ले रहा है, मतलब खंडपीठ की स्थापना कौन कर रहा है, खंडपीठ कौन स्थापित कर रहा है, राष्ट्रपति। खंडपीठ की स्थापना कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इस लाइन से हम लोगों को ये पता चला कि खंडपीठ की स्थापना कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेकर। दूसरा लाइन लिखा हुआ है, देखो यहां पर कौन ले रहा है परमिशन, राष्ट्रपति किससे ले रहा है सलाह, सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन इस चौथा लाइन में बता रहा हूं, इसमें सीजेआई क्या करता है, राष्ट्रपति से परमिशन लेता है। सीजेआई इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति से परमिशन लेता है, फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, भारत के किसी भी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक का आयोजन कर सकता है। ये स्पष्ट है। अगला क्या है, अगला देखिए भारत में अब तक कितनी बार
दिल्ली के बाहर बैठक का आयोजन किया जा चुका है? ये प्रश्न भी पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादातर बार दिल्ली में ही हुई है, मतलब बहुत ही कम बार ऐसे के देखने को मिला है कि मतलब दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट के बैठक का आयोजन हुआ है। तो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि अब तक दिल्ली के बाहर कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का आयोजन किया जा चुका है? तो अब तक भारत में अब तक कितनी बार? अब तक सिर्फ 2 बार सुप्रीम कोर्ट का मतलब बैठक का आयोजन दिल्ली के बाहर हुआ है। पहला जब कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। पहला कहाँ हुआ है? हैदराबाद। और दूसरा कहाँ हुआ है? श्रीनगर। दूसरा कहाँ हुआ है? दूसरा श्रीनगर में हुआ है। तो देखो, अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछता है या फिर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के बाहर अब तक कितनी बार हुई, तो 2 बार हुए। पहला कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। दूसरा कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर यानी कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि जिस भी न्यायपालिका का स्वरूप किस प्रकार हो, एकीकृत हो, उस प्रकार की न्यायपालिका को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और ये एकीकृत से तात्पर्य है कि मतलब ऊपरी न्यायालय के अंडर में या फिर नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय काम करती है, तो उस प्रकार की न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। क्योंकि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट काम करती है और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है। तो ये था एकीकृत एकीकृत न्याय व्यवस्था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस या फिर मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। दूसरा चीज हमने देखा कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो सीजीआई से परामर्श करके भारत के अन्य जगहों पर भी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा चीज इससे हमको यह पता चला कि खंडपीठ की स्थापना कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, सीजीआई से परामर्श करके। अगला चीज हम लोगों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश बैठकें दिल्ली में होती है, लेकिन सीजीआई क्या कर सकता है? यदि वो चाहे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके भारत के अन्य जगहों पर भी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की बैठक का आयोजन कर सकता है। ये हमको पता चला। तीसरा चीज, अब सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के बाहर अब तक सिर्फ 2 बार हुआ है, पहला हैदराबाद में और दूसरा श्रीनगर में। तो ये तो था पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चर्चा आज की वीडियो हमने किया है। बाकी आगे की चीजें हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस सीरीज का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तब बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।